कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन 1, बात नहीं, ध्यान दीजिए इधर। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन 1, इसमें 2 चैप्टर हम लोगों को मिलेगा, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन 1 और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन 2। अच्छा, नाम से पता चल रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्वायरिंग फिक्स एसेट। एक्वायरिंग फिक्स एसेट, लंबे समय वाला एसेट को जब एक्वायर करोगे उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर माने क्या? एक्वायरिंग एसेट। एक्वायरिंग जो बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा का देने वाला है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का तो मतलब यही होता है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स एक्वायरिंग एसेट, परचेजिंग एसेट जो आपको बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए देगा। तो चैप्टर का क्या नाम है भाई? कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, माने एसेट से संबंधित इस चैप्टर में हमें क्या लेना है? डिसीजन लेना है। कौन सा एसेट भैया जो 1 साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट देता है उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म। जो 1 साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट देता है उसे क्या कहते हैं? और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम साधारण भाषा में कहते हैं कैपिटल बजटिंग। ये कैपिटल का एक तो बजट बने। कैपिटल का क्या बना? ये बजट। तो कैपिटल बजटिंग का डेफिनेशन है भाई कि कैपिटल बजटिंग रेफर्स टू लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग टेक्निक। बोले क्या बोले हैं? कैपिटल बजटिंग रेफर्स टू लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग टेक्निक। बोलो क्या बोले? क्या हुआ? खाया नहीं हो गया तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग टेक्निक दूसरे भाषा में हो जा रहा है। तुम लोग का तो इंग्लिश में सिलेबस नहीं है, दूसरा भाषा तो हो नहीं ना जा रहा है। जिस मीडियम से पढ़ा वही मीडियम है ना, तो बोल काहे नहीं रहे हो? कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या लेना? डिसीजन लेना। क्या लेना? कौन सा डिसीजन लेना? लंबे समय के लिए। कौन सा? तो कैपिटल बजटिंग के माध्यम से हम डिसीजन लेते हैं। एक लॉन्ग टर्म का ये डिसीजन मेकिंग का क्या तरीका है? कैपिटल बजटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने का क्या है? तरीका है। इसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल बजटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ फिक्स एसेट, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट। देखिए भाई, फिक्स एसेट कभी भी खरीदिएगा जीवन में जो 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट देने वाला है तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। थोड़ा सा भी इधर उधर डिसीजन हो गया तो आपको बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा, समझे? या रिप्लेस भी करवाइएगा तो सोच समझ करके। सारा बात आपके दिमाग में चलना चाहिए। समझ के क्या बोले कि नहीं समझ रहे? अब मान लीजिए हमें एक फैक्ट्री लगाना है, तो फैक्ट्री लगा रहे माने फिक्स एसेट है। फैक्ट्री का पूरा सेटअप लगा रहे हैं, बिजनेस लगा रहे हैं, प्लान लगा रहे हैं, तो फिक्स एसेट है। तो उसका एक प्रॉपर कैलकुलेशन होना चाहिए कि जो हम पैसा लगा रहे हैं सही जगह लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, हमको कमाई होगा या नहीं होगा, ये सारा हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन कर लेंगे। यही बात कौन बताता है हमें? कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन 1। कैपिटल एक्सपेंडिचर माने साधारण भाषा में बात कहें तो जब एसेट आप ले रहे हैं तो सोच समझ कर डिसीजन लीजिए, जैसे तैसे डिसीजन मत लीजिए। ये हमारे जीवन में भी लागू होता है, नॉर्मल लाइफ में भी लागू होता है। समझ पा रहे हैं? हम लोग का नॉर्मल लाइफ में, जैसे मान लीजिए हम लोग को घर ही लेना है या घर बनाना है तो सोच समझ के हमें डिसीजन लेना चाहिए। जैसे तैसे डिसीजन लीजिएगा तो बर्बाद हो जाएगा। समझे क्या बोले? घर ही खरीदना है तो हमें सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। जैसे तैसे लीजिएगा बर्बाद हो जाएगी। समझ के क्या बोले कि नहीं समझे? समझे ना? क्योंकि लॉन्ग टर्म है भाई, एक दिन का तो है नहीं, लंबे समय के लिए। लंबे समय का डिसीजन तुम तुरंत कैसे ले लोगे? सोच समझ कर लो, कैलकुलेशन करके लो। समझे कि नहीं समझे? अब ये डिसीजन लेने का 2 मेथड है, एक और नॉन डिस्काउंटेड है और एक है डिस्काउंटेड टेक्निक। बोलो क्या बोले? नॉन डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड टेक्निक। जोर से बोलो। नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक मोहनजोदड़ो हड़प्पा से चलते आ रहा भाई, ट्रेडिशनल मेथड है, पुराना मेथड है, ये सबको आता है। नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक सबको आता है। अच्छा आपको बता दें, कैपिटल बजटिंग हम लोग पर्सनल लाइफ का बात नहीं कर रहे, बिजनेस लाइफ का बात कर रहे हैं। बिजनेस लाइफ का बात करें, पर्सनल लाइफ में भी डिसीजन लिया जाता है, सोच समझ के लिया जाता है। घर द्वार के मामला में, जमीन के मामले में सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। समझ रहे हैं? लेकिन हम लोग किसका बात कर रहे हैं? बिजनेस का। किसका बात कर रहे हैं? आइए, नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक में भाई 2 चीज़ हम लोग को पढ़ना है। पहला क्या? पे बैक पीरियड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। बोलो क्या बोले हैं? जोर से बोलिए। पे बैक पीरियड नाम से पता चल रहा है कि जो हम पैसा लगाएंगे वो कितना साल में रिकवर हो जाएगा। पहले के लोग यही सोचते थे ना कि 10 लाख लगा रहे, पहले ये पता करो 10 लाख कितना दिन में निकल जाएगा, पूंजी मेरा कितना दिन में निकल जाएगा। ऐसे पहले लोग कैलकुलेशन करते थे। ये पुराने समय से चलते आ रहा है, इसे कहते हैं पे बैक। क्या कहते हैं? मान लो हम 10 लाख रुपया लगाए तो 10 लाख कितना दिन में रिकवर हो जाएगा।
हमारा 10 लाख कितना दिन में आ जाएगा, ये कौन बताता है? पेबैक पीरियड। कौन बताता है? और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न माने औसत रूप से कितना कमाई होगा, कैलकुलेशन कर लो। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कि नॉर्मल तौर तरीका से अगर कमाई होगा तो कितना कमाई होगा। क्लियर? डिस्काउंटेड टेक्निक में क्या क्या पढ़ना है भैया? डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड पढ़ना है कि फ्यूचर में ना कमाएंगे, ये सब कैलकुलेशन जो हो रहा है कब कमाएंगे? फ्यूचर में। ये सब कैलकुलेशन खरीदने के बाद करोगे, चालू करने के बाद करोगे, उससे पहले किधर करोगे? पेपर पे लिख के होता है, ये सब कागज पे लिख के होता है, ऐसे ऐसे कैलकुलेशन, समझे? उसके बाद डिसीजन लिया जाता है, करे या ना करे। करने के बाद क्या? नहीं समझे? करने के बाद सोचना क्या करना है भाई। आपने डिसीजन ले लिया, डिसीजन कब ये सब करना है? इन्वेस्टमेंट के पहले, पेपर पे कैलकुलेशन। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कहता है कि फ्यूचर में ना कमाएंगे। फ्यूचर का रुपया का वैल्यू आज के डेट में कम होता है। फ्यूचर का रुपया का वैल्यू आज के डेट में, और आज का पैसा का वैल्यू फ्यूचर में ज़्यादा होता है। नहीं समझ में आया क्या? फ्यूचर में जो पैसा होगा ना, आज का डेट में वो कम होता है। नहीं समझे? और आज का डेट का जो पैसा है और फ्यूचर में ज़्यादा होगा, समझे? आज जो 100 रुपये में सामान किन रहे हो, फ्यूचर में उसी को खरीदने के लिए 150 रुपये देना होगा। तो आज का 100 रुपया, फ्यूचर का 150 रुपया। समझ आ गया? अब आज का 100 रुपया, फ्यूचर का 150, मैंने वो 150 का वैल्यू आज के डेट में कितना है? तो वही डिस्काउंटेड बोला कि फ्यूचर का रुपया है ना, आज के डेट में उसका कैलकुलेशन करो कि आज के डेट में उसका वैल्यू कितना हो रहा है। नेट प्रेजेंट वैल्यू पता करना है कि भाई बहुत ही मैंने जीरो स्तर से कमाई किए, समझ पा रहे? एकदम न्यूनतम दर पे, कम से कम दर पे कमाई किए, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू बताता है कि भाई चेक करो कि कुछ पैसा बच रहा है या नहीं बच रहा। कुछ पैसा बच रहा है या, अगर कुछ पैसा आपका बच रहा है तो आप बिजनेस करो, आप पक्का प्रॉफिट में रहोगे। मैंने गंदा तरीका से कमाए, एकदम खूब लो लेवल पर कमाए, एकदम खूब लो लेवल। तो चेक करो कि तुमको बच रहा है या नहीं बच रहा। अगर बच रहा है तो भाई धंधा चालू करो, पक्का प्रॉफिट में रहोगे, बढ़िया प्रॉफिट में रहोगे। ये कौन बताता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू तुम्हारा नेगेटिव रहा, माइनस में आ गया, तो इस बिजनेस को चालू करके कोई लाभ, पक्का बर्बादी में रहोगे। और अगर जीरो भी आ गया तो चालू कर सकते हो, प्रॉफिट भी। ये कौन बोलता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। कौन बोलता है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स चेक करिए कि उसका इंडेक्स में क्या वैल्यू है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का इंडेक्स में क्या है। जब पढ़ेंगे तो डेप्थ में समझेंगे। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब कितना आंतरिक रिटर्न आ सकता है। ये कौन सा टेक्निक है? डिस्काउंटिंग। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ करेंगे नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक। नॉन डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड के लिए निकालने के लिए हमें चाहिए CFAT। क्या चाहिए? CFAT या CIAT। CIAT का मतलब कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। CFAT माने कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। CFAT माने कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। CIAT माने कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। कैश इनफ्लो ये निकलेगा कैसे? अगर दिया रहेगा EBDT। EBDT माने अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। EBDT माने अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड, तो उसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो क्या आ जाएगा? EBT। क्या आ जाएगा? समझे? क्या आएगा? EBT। EBT माने अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अर्निंग माने प्रॉफिट, अर्निंग माने प्रॉफिट, ई के जगह P भी लगा सकते हैं। टैक्स लेस करेंगे तो क्या आएगा? EAT। EAT माने अर्निंग आफ्टर टैक्स या पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ से फिर ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। क्या ऐड करेंगे? माने एक बार डेप्रिसिएशन लेस, एक बार डेप्रिसिएशन ऐड। समझ रहे हैं? एक बार डेप्रिसिएशन लेस, एक बार डेप्रिसिएशन ऐड। जैसे मान लीजिए EBDT आपका दिया हुआ है, मानने में तो कुछ नहीं जाता है, मानने का तो कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए EBDT हमारा 10 लाख है। EBDT कितना है? 10 लाख। इसमें लिखिंग करें ना। मान लीजिए हमारा EBDT कितना भाई? EBDT मान लीजिए हमारा 10 लाख है, और जिस प्रोजेक्ट में रुपया लगाने जा रहा है 12 लाख रुपया लगेगा। कितना लाख लगेगा? अब 12 लाख लगाएंगे तो इसका लाइफ है 6 साल, माने 6 साल तक चल सकता है। हमारा प्रोजेक्ट 6 साल तक चल सकता है। तो 12 लाख डिवाइड बाई 6 कितना हो रहा है? 2 लाख। तो 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8 लाख। डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 2 लाख।
कमाई है 10 लाख, डेप्रिसिएशन है 2 लाख, कितना बचा? 8 लाख। टैक्स मान लीजिए 50% लग जाएगा। टैक्स कितना परसेंट लगेगा? 50%। 8 लाख का 50% 4, कितना बचा? 4। लास्ट में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना? 2 लाख। तो सीएफएटी कितना आया? 6। अब प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों, एक बार डेप्रिसिएशन लेस एक बार डेप्रिसिएशन ऐड। प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों भाई कि एक बार डेप्रिसिएशन लेस हो रहा है एक बार डेप्रिसिएशन ऐड हो रहा है। सुनिए, डेप्रिसिएशन तो बिजनेस के लिए खर्चा है। तो 10 लाख प्रॉफिट था जिसमें हम 2 लाख डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे निकाले? कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइड बाई लाइफ, ऐसे निकालते थे ना। कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइड बाई या कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू परसेंटेज, ऐसे ही ना डेप्रिसिएशन निकालते थे भाई। तो 12 लाख डिवाइड बाई 6 कितना हो रहा? 2 लाख। डेप्रिसिएशन लेस कर दिए। हम डेप्रिसिएशन पहले इसलिए लेस करें ताकि टैक्स का बेनिफिट ले सकें। टैक्स का क्या ले सके? डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, प्रॉफिट कितना हो गया? 8 लाख। 8 लाख का 50% टैक्स कितना लगा? 4 लाख। अगर डेप्रिसिएशन ऊपर नहीं लेस करोगे ना तो प्रॉफिट 10 लाख रहेगा। प्रॉफिट कितना रहेगा? 10 लाख का 50% होगा 5 लाख। टैक्स ज़्यादा लग जाएगा ना, टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, समझे? तो टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए डेप्रिसिएशन को क्या किए? लेस किए। लास्ट में हम डेप्रिसिएशन ऐड कर लेंगे कि जो प्रोजेक्ट हमारा 6 साल में बर्बाद ही हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा, समझ रहे हैं? उस प्रोजेक्ट का कैसा डेप्रिसिएशन? हमारे लिए डेप्रिसिएशन कोई मैटर नहीं रखता है। डेप्रिसिएशन माने क्या? संपत्ति किने वो प्रत्येक साल इतना साल वैल्यू कमते जाएगा। जैसे मोबाइल किनते हो प्रत्येक साल कुछ ना कुछ वैल्यू कम होता है, वो डेप्रिसिएशन आपके लिए मैटर नहीं करता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ रहे? 10,000 का मोबाइल किना, 5 साल चलाया, 5 साल बाद डेड हो गया, तो प्रत्येक साल 2,000 डेप्रिसिएशन कटवाया ना जी। 10,000 का मोबाइल 5 साल चला, कितना साल कटवाया डेप्रिसिएशन? यानी तुम्हारे 2,000 तो कोई मैटर नहीं करता था। तुम इनकम से 2,000 लेस किया क्या? इनकम हुआ उससे 2,000 लेस क्या? नहीं किया। इनकम जो था वो था। तो वैसे डेप्रिसिएशन हमारे लिए तो कोई मैटर ही नहीं करता, क्योंकि 6 साल बाद खत्म हो जाए। 6 साल बाद तो इसलिए डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। क्या आ जाएगा? सीएफएटी। सीएफएटी कितना है? 6 लाख। माने प्रत्येक साल 6 लाख कमाएंगे। इसको कहते हैं कांस्टेंट सीएफएटी। माने प्रत्येक साल बराबर ही कमाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कमाएंगे। कितना ऐसा इनकम होता है इतने कमाएंगे, कांस्टेंट। नहीं समझे? कुछ ऐसा बिजनेस है कि वेरिएबल, ज़्यादा बिजनेस में तो वेरिएबल तरीके से कमाते हैं, किसी साल कम कमाए किसी साल ज़्यादा कमाए। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट सीएफएटी। क्या कहते हैं? और कांस्टेंट सीएफएटी में अगर आपसे पूछ लिया कि निकालिए पेबैक पीरियड, क्या निकालिए? पेबैक पीरियड। कितना साल में रुपया रिकवर हो जाएगा? कितना साल में रुपया रिकवर? तो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जो लगाने वाले हैं लगाए नहीं हैं, कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई कांस्टेंट सीएफएटी, डिवाइड बाई कांस्टेंट सीएफएटी। तो कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना रुपया लगा रहे हैं? मान लीजिए 12 लाख का प्रोजेक्ट है। कितना का प्रोजेक्ट है? 12 लाख। प्रत्येक साल कितना कमा लेंगे? 6 लाख। प्रत्येक साल कितना कमा लेंगे? लगा कितना रहे? 12 लाख। तो बचा कितना? माना 2 साल में रुपया रिकवर हो जाएगा। 2 साल में रुपया रिकवर, इसी को क्या कहेंगे हम? पेबैक पीरियड। क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन पहले लिखते तब सॉल्यूशन लिखते तो बेटर होता ना। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट। क्वेश्चन लिखो है भैया, क्वेश्चन लिखो पहले। कैलकुलेट पेबैक पीरियड, कैलकुलेट पेबैक पीरियड कॉमा पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, पेबैक पीरियड कॉमा पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कॉमा पेबैक रेसिप्रोकल, कॉमा पेबैक रेसिप्रोकल, कॉमा पेबैक रेसिप्रोकल, कॉमा पेबैक रेसिप्रोकल, यस, कॉमा पेबैक रेसिप्रोकल फ्रॉम द फॉलोइंग। रेसिप्रोकल लिखे दिए আমি, देखे ना बोर्डे, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग लिखिएगा। कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 12 लाख, कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 12 लाख। उसके नीचे लिखिए एस्टिमेटेड लाइफ, कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 12 लाख। उसके नीचे लिखिएगा एस्टिमेटेड लाइफ,
एस्टिमेटेड लाइफ 6 years। हो गया। लिखिए अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 10 लाख। अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 10 लाख। ब्रैकेट में कर दो ईबीडीटी। अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स का ब्रैकेट में कर दो ईबीडीटी। हो गया। उसके नीचे लिखिए अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स हो गया। उसके नीचे लिखिए टैक्स रेट 50%। टैक्स रेट 50%। डन। क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं भाई। देखिए क्या दिए, बोले हैं पेबैक पीरियड निकालो, पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी निकालो, पेबैक रेसिप्रोकल निकालो, पेबैक रेसिप्रोकल निकालो, यही बोले हैं ना। फ्रॉम द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपया लगेगा, 12 लाख रुपया लगेगा। लाइफ 6 साल। लाइफ कितना साल है भाई, सुन रहे हो? लाइफ कितना साल है, 6 साल। अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कितना है, 10 लाख। डेप्रिसिएशन नहीं दिया, 12 लाख का। टैक्स रेट कितना दिया, अरे नहीं दिया है क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन दिया नहीं दिया, निकालना पड़ेगा। टैक्स रेट 50%, यही दिया क्वेश्चन में। सबसे पहले निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ सीएफएटी या सीआईएटी। फॉर्मूला क्या है, ईबीडीटी। सबसे पहले लिखेंगे ईबीडीटी। ईबीडीटी कितना भाई, 10 लाख। लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना, 12 लाख डिवाइड बाई 6, कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइड बाई लाइफ 2 लाख। लेस कर दो। टैक्स है कितना, 50%, 8 लाख का 50% चार्ज। लास्ट में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, क्यों करेंगे आगे ही बता देंगे। पेबैक पीरियड बोला 1 नंबर में निकालना है, पेबैक पीरियड निकाल चुके हैं। 2 नंबर में पूछा पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, पेबैक कैसे निकालेंगे, सुनिए। ऊपर नहीं करना है, नीचे ही करना है, मेरे पास जगह नहीं। पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी बहुत रेयर केस में पूछता है, एग्जाम ओरिएंटेड तो है ही नहीं पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, फिर भी सिखा देते हैं। पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी का फॉर्मूला है सरप्लस पीरियड इनटू कांस्टेंट सीएफएटी, इनटू कांस्टेंट सीएफएटी। सरप्लस पीरियड है, लाइफ है 6 साल, 2 साल में रुपया रिकवर, कांस्टेंट सीएफएटी 6 लाख। लाइफ 6 साल है ना, 2 साल में रुपया, तो 4 साल मजा लेंगे, कमाएंगे हम लोग। तो प्रत्येक साल अगर 6 लाख करके कमाएंगे तो 24 लाख तक का कमाई कर लेंगे हम लोग। क्लियर? फिर क्या पूछे हैं, पेबैक रेसिप्रोकल। ये तो सीयू का फेवरेट क्वेश्चन है, पेबैक रेसिप्रोकल। पेबैक रेसिप्रोकल कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला है, इसको पलट देना है, पेबैक पीरियड को उल्टा कर देना है, समझे। कांस्टेंट सीएफएटी ऊपर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट नीचे। कांस्टेंट सीएफएटी ऊपर, कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट नीचे। कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना भाई, कांस्टेंट सीएफएटी 6 लाख, कॉस्ट ये कितना है, 12 लाख। पॉइंट 6 लाख डिवाइड बाय 12 लाख कितना हो रहा, 0.5, 0.5 ही तो 12-25 कोई दिक्कत, समझ गए हैं। एलएसी जो लिखे लाख लिखे हैं, एलएसी जो लिखे हैं क्या लिखे, लाख लिखे। कोई दिक्कत है, कॉपी करिए। एक क्वेश्चन हम देते हैं आप लोगों को, आप लोग बनाइएगा। ये कौन सा सम है, कांस्टेंट सीएफएटी। एक तरीका और है पेबैक निकालने का जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल बताइए इसको। एक क्वेश्चन लिखिए, आप लोग बनाइएगा। लिखिए कैलकुलेट सेम एज एबव, सेम एज एबव माने ऊपर वाला ही कैलकुलेट करना है, जो इसमें 3 चीज कैलकुलेट किया है ना वही कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट सेम एज एबव हो गया। लिखिए एक एक करके नीचे
कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख, 10 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ 5 years। उसके नीचे लिखिए कांस्टेंट CFAT, कांस्टेंट CFAT, कांस्टेंट CFAT 5 लाख। बस यहाँ कांस्टेंट CFAT दिया हुआ है। कांस्टेंट CFAT माने ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, बनाना है। एग्जाम में ऐसा आता है क्या? हाँ बिल्कुल 100% आता है, समझे? तो फार्मूला लगा देंगे, कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई कांस्टेंट CFAT, फिर क्या पेबैक रेसिप्रोकल का फार्मूला लगा देंगे, पलट देंगे और पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी का लगा देंगे। जल्दी से बना के दे दीजिए, 2 मिनट का तो काम है। पेबैक पीरियड का आंसर कितना आला भाई? 2 साल। 2 साल और पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी 15 लाख 15 लाख और पेबैक रेसिप्रोकल 0.5।